तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 12 सितंबर शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। सीजीएल 2024 ईयर 1 पेपर सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है जो मेंस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अनसॉल्व पीडीएफ मैं अब सोच रहा हूँ कि टेलीग्राम पे आपको डाल दूंगा, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ पीडीएफ से प्रैक्टिस करते हैं, जो समझ नहीं आता उस क्वेश्चन को देखते हैं, तो मैं डाल दूंगा। बाकी सॉल्व पीडीएफ तो जो चैनल पर जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है उन्हीं को मिलेगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बोला गया है कि विच डिजिट शुड कम इन प्लेस ऑफ स्टार एंड डॉलर रेस्पेक्टिवली। ये एक नंबर है जो डिविजिबल है 8 एंड 5 से। देखो नंबर क्या है, नंबर अपने पास है 72864 स्टार एंड डॉलर। बोला गया है कि ये नंबर 8 और 5 से डिविजिबल है। अगर नंबर कोई 8 और 5 से डिविजिबल है तो इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा, यानी 40 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर कोई नंबर 40 से डिविजिबल है और लास्ट डिजिट अपने पास डॉलर है और ये वैल्यू स्टार एंड डॉलर की है रेस्पेक्टिवली, तो आई कैन से दैट डॉलर की वैल्यू क्या होगी, 0 कंपलसरी है आना, यानी ये 5 नहीं हो सकता। और इस तरह की चीज़ें आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करनी है। ठीक है, लिखित एग्जाम आपको नहीं देना है, तो हर अप्रोच आपको ट्राई करनी है, एलिमिनेशन, यूनिट डिजिट एंड एक्सेट्रा। स्टार की वैल्यू क्या हो सकती है? अब देखो 8 से नंबर डिविजिबल था, तो लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होंगे, तो नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी अपने पास 4। अब ऑप्शन से उठा लेते हैं ना, या तो 4 है या 2 है। अगर मैंने 4 लिया तो 440 8 से डिविजिबल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 8 पंजे 40, 4 बचेंगे 8 40, यानी यही आंसर हो जाएगा। इसको चेक करने की नीड नहीं है, अगर आपकी संतुष्टि के लिए करना चाहते हो तो करवा देता हूँ। ये 420 आएगा, ये क्या 8 से डिविजिबल है? नहीं। 8 पंजे 40, 2 बचेंगे 20, 8 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। बाकी बेसिक से तो कर ही सकते थे ना यार, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऑप्शन वाली चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। बोला गया टोटल नंबर ऑफ शॉप सोल्ड बाय कंपनी क्यू एंड एस टुगेदर इन मंथ ऑफ मई। मई के महीने में क्यू और एस के द्वारा बेची गई शॉप है उनकी संख्या 17, 15, 32 और 40, 30, 76, यानी क्या आ जाएगा 3276। पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज ज्यादा है किससे? कंपनी पी के द्वारा जुलाई में बेची गई शॉप से। जुलाई में ये हो गया, कंपनी पी हो गया, यानी 1820 से। पूछ रहा है कि 1820 से ये कितना ज्यादा है परसेंटेज में 1820 के कंपेयर में। पहले इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। 4 से काट लेते हैं, 4 चौके 16, फिर बचेंगे 2, 22, 4 पंजे 20, 2 20 हो जाएगा, और सॉरी 4 पंजे 20 था ना, फिर यहाँ पे 2 बचेंगे, वापस 4 पंजे 20, और इसको 4 से काटेंगे तो 4 8 32, फिर 4 एकम 4, फिर 3 4 9 36। ये रेशियो आ गया 455 से 819। ठीक है, अगर मैं देखूं कि यूनिट में कितना ज्यादा है, ये तो 45 जोड़ूंगा तो 500 हो जाएगा, और फिर 500 के बाद ये कितना ज्यादा हो रहा है, 500 से 819, यानी 319 ज्यादा है। 319 तो ये बचा, और 45 और 319 और 45 कितना हो जाएगा 364। ठीक है, यानी ये इससे 364 यूनिट ज्यादा है। हमसे पूछा है परसेंटेज में कितना ज्यादा है, तो 364 किसके कंपेयर में, 455 के। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हमें निकालना है परसेंटेज। इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो 5 से इसको मैं काट सकता हूँ, 5 9 45 और 5 एकम 5, 5 7 35, फिर बचेंगे कितने, 1 14, 5 2 10, 4 40, 5 8 40, यानी ये आ गया 7280/91। देखो 9 7 63 होते हैं और 9 8 72 होते हैं, यानी 91 का अगर मैं 8 टाइम कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 8 एकम 8 और 8 9 72, 728 आ रहा है, यानी पूरा 80 टाइम ये कट गया अपने पास। तो आंसर कितना आ जाएगा 80%। सेम सवाल हिंदी में है। यहाँ पे बोलेगा कि एक ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें साइड क्यू आर पर एक पॉइंट एस इस तरीके से है कि पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर के। एक ट्राइंगल है अपने पास पी क्यू आर, जिसमें क्या बोला गया है कि क्यू आर पर एक पॉइंट एस है, किस तरीके से है कि पी एस क्यू आर के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे बना देते हैं। तो बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा। देखो एक सिंपल सी चीज मुझे बताओ, यहाँ पे अपने साइड आ रही है सारी, पी एस आ रहा है, पी आर आ रहा है, क्यू एस आ रहा है, क्यू आर आ रहा है, ऑप्शन में यही चीजें आ रही है। और इसमें आप रिलेशन कैसे निकाल सकते हो इन दोनों ट्राइंगल में? हमें पता है कि इन दोनों ट्राइंगल में एक ही मेरे पास कॉमन साइड है पी एस, तो पहले वाले ट्राइंगल में और दूसरे वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दो सिंपली। इस वाले ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ, तो पी एस स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस यानी पी क्यू का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर यानी क्यू एस का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा। अब दूसरे वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दो, कौन से वाले में, इस वाले में। तो इस वाले में पाइथागोरस लगाओगे तो वही सेम पी एस की वैल्यू निकालूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, पी आर का स्क्वायर माइनस एस आर का स्क्वायर। अब कुछ नहीं है इसमें, ये माइनस है तो इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एस आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर प्लस ये क्यू एस है, इधर आ जाएगा क्यू एस स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? पी आर स्क्वायर है और उसके साथ क्यू एस स्क्वायर है, बराबर है पी क्यू और एस आर, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा।
क्योंकि आप सिंपली खुद सोचो ना यार, इसमें कैसे रिलेशन निकाल सकते हो, एक साइड कॉमन आ रही है उसी से रिलेशन निकाला जा सकता है। अब कुछ लोग इसमें बोलेंगे कि यार वैल्यू ले लो 60-30, वो भी एक तरीका है, बट इतना क्यों झंझट में पड़ना है, बेसिक से जल्दी हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, 14.5 माइनस 13.5 तो 1 हो जाएगा ये, और 5 माइनस 1 तो ये 4 हो जाएगा, 7 माइनस 4 3 हो जाएगा, और 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा पूरा, तो सिर्फ 15.5 बचा, यानी आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी। पी क्यू आर अपनी आएगा 10-12, पी क्यू आर है, उनकी इनकम का जो रेशियो है वो अपने पास 10-12 और 9 गिवन है, 10-12 और 9 गिवन है। एंड आगे क्या गिवन है, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना गिवन है, 12, 15, 8। तो कोई वेरिएबल मानना पड़ेगा इनके साथ, इसके साथ मैं एक्स वेरिएबल मान लेता हूँ, ठीक है, इसके साथ वाई मान लेते हैं। इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। सेविंग कैसे निकलता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। यानी अगर मैं पी की सेविंग की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस 12y। सिमिलरली अगर क्यू की सेविंग की बात करूँ तो 12x माइनस 15y। आर की सेविंग की बात करूँ तो 9x माइनस 8y। ये इनकी सेविंग हो गई। अब एक लाइन यहाँ पे गिवन है, क्या है कि क्यू अपनी आएगा 25% बचाता है। देखो सेविंग अगर मैं क्यू की बात करूँ तो क्या है, 12x माइनस 15y, तो क्यू की सेविंग है 12x माइनस 15y। ये बराबर है, किसके बराबर है, 25% ऑफ हिज इनकम। क्यू की इनकम थी 12x, 12x का 25% बचाता है, 25% होता है 1/4, यानी ये 3 टाइम कट जाएगा, यानी ये 3x बचाता है। तो यहाँ से अपना एक रिलेशन आ गया, क्या 12 में से 3 जाएगा तो 9x आएगा, और ये अपने पास हो जाएगा 15y। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, अपना x रेशियो y निकल जाएगा। क्या आ जाएगा, x बटे y 15/9, जिसको 3 से और काट लेंगे, 3 पंजे 15 और 3 3 9, यानी x रेशियो y अपने पास 5:3 आ गया। अगर ये आ गया तो अब तो सवाल हो ही गया। अब निकाल लेते हैं इनकी इनकम का रेशियो। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो सब में, इनकम नहीं सॉरी सेविंग का। तो x की वैल्यू है अपने पास 5, 10 पंजे 50 माइनस y की वैल्यू है 3 तो 36, 50 माइनस 36 यानी 14 आएगा पहले। और देखो 14 एक ही ऑप्शन में, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, या तो 14 आंसर आएगा या 14 से कटने वाला कोई ऑप्शन होना चाहिए, तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज रख लेना आप यहाँ पे x और y की, बट उतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि सब कुछ करें हम। इफ at least 40% marks in mathematics are required for pursuing higher studies in mathematics। अगर मैथमेटिक्स में हायर स्टडीज परस्यू करनी है तो एटलीस्ट 40% मार्क्स चाहिए। तो पूछ रहा है कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल होंगे हायर स्टडी परस्यू करने के लिए। देखो टोटल जो मार्क्स हैं वो 50 में से आ रखे हैं, तो अगर मैं बात करूं 40% मार्क्स कितने होंगे, तो 50 का 40% की बात हो रही है। 40% मतलब होता है 2/5, यानी कितने मार्क्स होने चाहिए, 20 मार्क्स। एटलीस्ट 20 मार्क्स तो चाहिए, बोला है कि एटलीस्ट 20 चाहिए, नहीं यानी हमें एटलीस्ट 20 मार्क्स तो चाहिए, या इससे ज़्यादा हो तो वो चल जाएंगे, बट एटलीस्ट 20 तो चाहिए। तो एटलीस्ट 20 वाला देख लो, यहाँ पे देखो 20 या 20 से अबो, यानी ये वाला चल जाएगा। हमें सिर्फ चाहिए मैथमेटिक्स का, तो 20 या 20 से अबो, और मैथमेटिक्स में कितने लोग हैं 65, तो यही अपना आंसर हो जाएगा 65। देखो यहाँ पे वैसे तो ये जो ऑप्शंस है ना, ये एक्चुअली वहाँ से स्क्रीनशॉट ही डाले हुए हैं, वरना तो बेटर तरीका तो वैसे ये था कि कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र नहीं आए, बट उतनी चीज़ें यार अकेले मैनेज नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसलिए आपको आंसर्स यहाँ पे गिवन है, इससे थोड़ा आइडिया भी लग जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चन गलत था या सही था। बोलेगा एक ट्राइंगल ABC और DEF, अपने पास 2 ट्राइंगल हैं। पूछ रहा है कि अगर साइड एंगल साइड के अनुसार ये कॉन्ग्रुएंट होते तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। देखो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कौन कौन सा ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है DEF, ठीक है। बोला गया है कि AB और FD बराबर है, यानी ये वाली लेंथ, और FD यानी ये वाली लेंथ बराबर है। एंगल A और एंगल D बराबर है, ये वाला एंगल अगर इसको मैं थीटा मान लूँ तो ये वाला एंगल थीटा बराबर है। और हमें साइड एंगल साइड से इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो देखो साइड ये हो गई एक, एंगल ये हो गया, साइड ये हो गई, एंगल ये हो गया। तो साइड एंगल साइड से क्या प्रॉपर्टी है कि साइड एंगल साइड से हम इनको कॉन्ग्रुएंट बनाना है, तो एक साइड और इक्वल होनी चाहिए। और साइड कौन सी लेंगे, वो अगर ये वाली साइड है, ये वाला एंगल है, तो फिर ये वाली साइड लेनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों साइड्स के बीच का एंगल होना चाहिए, तो ये वाली साइड लेनी पड़ेगी कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। यानी अगर साइड एंगल साइड से इनको कॉन्ग्रुएंट बनाना है तो हमें AC बराबर होना चाहिए DE। कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 2 पाइप A और B है, एक टंकी को 10 और 20 मिनट में भर सकते हैं, और पाइप से टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। 3 पाइप लगे हुए हैं, A और B इनलेट पाइप है, C आउटलेट पाइप है। ये 10 मिनट में भरता है, ये 20 मिनट में भरता है, और ये 30 मिनट में खाली करता है। अगर इनकी इफिशिएंसी का बात करें यहाँ पे, तो इनका LCM क्या आ जाएगा, 30-20 सबका 60 आ जाएगा, 10 6 की 60, 20 3 60 और 30 दूनी 60, ठीक है।
अब बोला गया है कि क्या बोला गया है कि प्रारंभ में तीनों पाइपें उनको एक साथ खोल दिया, हालांकि टंकी भरने से कितने मिनट पहले, टंकी भरने से 2 मिनट पहले पाइप सी को बंद किया जाता है, तो कितने टाइम बाद टंकी भर जाएगी। मैंने आपको हमेशा बोला था कि कोई जब लास्ट से काम छोड़ के जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं कि यार तुम जाओ मत, तुम और रुक जाओ, उसको हम रोक लेंगे। अगर उसको आप रोक लोगे तो ओवरऑल काम भी बढ़ जाता है, यानी टोटल 60 यूनिट था, अब बोल रहा है कि 2 मिनट पहले सी को हम बंद कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि सी को हम बंद नहीं कर रहेंगे। अगर मैं सी को बंद नहीं करूंगा तो क्या होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली, एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा, इंपॉर्टेंट लगा लो। क्यों, देखो क्योंकि यहाँ पे पाइप सी क्या है अपना, पता है पाइप सी अपना, यहाँ पे पाइप सी है वो खाली करने वाला पाइप है। अगर ये खाली करने वाला पाइप है तो जो टोटल काम बढ़ेगा या घटेगा, चूंकि पाइप सी को अगर मैं बंद कर रहा था 2 मिनट पहले, तो मैं कह सकता हूँ कि 4 यूनिट और भर जाता। अब हम पाइप सी को बंद नहीं कर रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, इसको खुला रख रहे हैं, 2 मिनट तक हम और खुला रख रहे हैं, तो 2 मिनट तक और खुला रख रहे हैं, तो ये 4 यूनिट भरेगा या खाली करेगा, खाली करेगा ना। सी की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 मिनट में 4 यूनिट खाली कर लेगा, तो यहाँ पे -2 लिखना पड़ेगा। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। और डिवाइड कर दो तीनों की एफिशिएंसी से, 6 और 3 9, 9 - 2 7, ये आ जाएगा 60 माइनस का 4 56, 56/7, यानी 8 मिनट में ये जो टैंक है इसको कंप्लीटली फिल कर देंगे। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैंने क्या बोला, अगर कोई स्टार्टिंग से काम छोड़ के जाता है तो उसको हम हटा देते हैं, उसका काम माइनस कर देते हैं। लेकिन कोई लास्ट से अगर काम छोड़ रहा है तो उसके काम को हम ऐड कर देते हैं, उसको हम रोक के रख लेते हैं। अब काम उसका हमने ऐड ही किया है यहाँ पे, पर ये खाली करने वाला था, तो 2 गुणा 2 एफिशिएंसी से 2 मिनट में 4 ऐड होगा, लेकिन माइनस में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्चुअली देखा जाए ना तो एक सवाल पहले भी ऐसा आया था, उसमें मैंने बोला था कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस टाइप का सवाल नहीं पूछना चाहिए, पर पूछ लिया है। ठीक है, और इसका बोनस भी नहीं देगा गारंटी से, तो फिर इसको बनाना ही पड़ेगा हमें। बोला गया है कि 120 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं, और जो कॉइन है अपने पास वो 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये के हैं। ठीक है, टोटल अपने पास 25 कॉइन है। देखो अगर इसको हम उस तरीके से बनाएं कि मैं मान लेता हूं कि 10 रुपए के एक्स कॉइन थे, 5 रुपए के वाई कॉइन थे, 2 रुपए के जेड कॉइन थे, तो एक तो बोला गया है कि अपने पास टोटल 25 कॉइन है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 25 आ जाएगा। दूसरा क्या है, अगर 10 रुपए के एक्स कॉइन थे तो 10 एक्स आ जाएगा, 5 रुपए के वाई कॉइन थे तो 5 वाई आ जाएगा, 2 रुपए के जेड कॉइन थे तो 2 जेड आ जाएगा। सवाल में बोला टोटल 120 रुपए था। एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई, हालांकि 3 वेरिएबल है और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप किसी को 0 मान लोगे, तो देखा जाए तो ये सवाल गलत होना चाहिए, बट इसको हम बनाएंगे तो ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब देखते कैसे बना पाओगे। देखो यहाँ पे अपने पास 6 4 10 8 ऑप्शन है। हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ 10 रुपीज कॉइन, 10 रुपए के कितने कॉइन है, तो इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे। ठीक है, जैसे देखो बारी बारी से ऑप्शन उठा लेते हैं। अगर 6 कॉइन 10 रुपए के हुए तो मैं कह सकता हूँ 6 कॉइन 10 रुपए के हैं तो टोटल 60 रुपए हो जाएंगे। टोटल पैसे थे 120, 60 यहाँ पे हो चुके हैं, यानी अभी 60 रुपए मेरे पास और बचे हैं। और कॉइन मेरे पास क्या है अभी, या तो 5 रुपए के हैं या फिर 2 रुपए के हैं, यानी 5 रुपए के हैं तो 5 वाई और 2 रुपए के हैं तो 2 जेड इज इक्वल टू क्या है, अभी मेरे पास 60 है। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास देखो यहाँ पे कितने कॉइन यूज कर चुके हैं, ये 6 कॉइन हम यूज कर चुके हैं, टोटल 25 थे, यानी x की वैल्यू हमने 6 ले ली, तो फिर y और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 19, यानी y प्लस z अपने पास आएगा 19। इसको अगर सॉल्व करूँ तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा 2z आ जाएगा, फिर माइनस कर दूंगा तो 5y माइनस का 2y, तो ये हो जाएगा 3y, और ये कितना आएगा 60 माइनस 19 दूनी 38, 60 माइनस 38 तो ये बचेगा 22, चूंकि 22 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो y की वैल्यू अपने पास जो कि कॉइन थे वो इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही, पॉइंट्स में आ रही, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। इस तरीके से अपन को चीजें करनी पड़ेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो फटाफट सब में मैं बता देता हूँ, बाकी 1 2 ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो जाएंगे। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे 10 है, अगर 10 में मान लो कि 10 रुपए के 10 कॉइन थे तो 100 रुपए तो हो गए अपने पास, टोटल 120 रुपए थे, तो अभी सिर्फ 20 रुपए बचे। चूंकि टोटल 25 कॉइन थे, 10 कॉइन यहाँ पे यूज हो गए, तो अभी मेरे पास टोटल 15 कॉइन बचे हैं। अगर मैं 2 रुपए के भी लेता हूँ 15 कॉइन, तो 30 रुपए बनते हैं, तो अमाउंट है वो 130 जा रहा है, जबकि टोटल जो अपने पास सिर्फ 20 रुपए बचे हैं, क्योंकि टोटल 120 था, यानी ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से हम चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेते हैं 8 को, अगर मैं लेता हूँ आंसर की, अगर 10 रुपए के 8 कॉइन थे तो 80 रुपए तो ये हो जाएंगे। ठीक है, अब चूंकि टोटल कॉइन 25 थे, x की वैल्यू अगर मैंने 8 ले ली, तो यहाँ पे y प्लस जेड कितना आएगा अपने पास, 25 माइनस 18 17, और
अगर 10 रुपए के अपने पास 8 कॉइन थे तो 80 तो ये हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5y + 2z क्या आ जाएगा 120 - 80 यानी 40। यहाँ से भी इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 में से 1 माइनस कर रहा हूँ, तो 5y - 2y 3y, और यह आ जाएगा 40 माइनस का 17 दूनी, एक सेकेंड ठीक कर रहे हैं ना, 5y - 2y 3y, और ये हो जाएगा 40 - 34, तो कितना आ जाएगा अपने पास 6। तो y की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू 2 है अपने पास, दूसरे कलर से लिख देता हूँ यहाँ पे, y की वैल्यू अपने पास 2 निकल के आ गई, तो 8 और 2 10 और तो z 15 आएगा। सेटिस्फाई करवाना है तो देख सकते हो यहाँ पे, देखो x क्या था 10 रुपए के कॉइन थे, 8 तो ये 80 रुपए तो ये हो गए, y की वैल्यू आई है अपने पास 2 तो 10 ये हो जाएगा और 15 ये, तो 80 और 10 90 और 30 120 सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो फिर इस तरीके से चीज़ें करनी पड़ेंगी। वैसे ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, मुझे तो ये लगता है। सवाल है अपना, बोले गया है कि ये प्रोपोर्शन में समानुपात में x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो x का मान बताना है, कोने वाले और बीच वालों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो जाएगा क्योंकि समानुपात में है ना, तो x गुणा x मतलब x² आ जाएगा 280। देखो ये 28.9 है और ये 36.1 है, इनका अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा और इसका पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। आपको सिंपली समझ आ रहा है, x लेना है चूंकि x² में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आते हैं, लेकिन सवाल में बोल दिया कि 0 से बड़ा है, तो ये 17 का स्क्वायर हो गया या 19 का स्क्वायर हो गया और 10 का 1 10 आ जाएगा। 9 7 63 लास्ट में 0.3 आना चाहिए, दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। 17 9 153 15 हासिल 17 एकम 17 17 15 32 यानी 32.3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट सवाल है DI का, क्या बोला गया, इफ द टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप इज 2910, टोटल 100% है वो 2910 है, तो हमसे पूछ रहा है एजुकेशन का एंड एग्रीकल्चर का डेसिमल पार्ट को इग्नोर करना है। एग्रीकल्चर यहाँ पे है 12 और एजुकेशन यहाँ पे है 24, यानी 24 12 36% की वैल्यू हमें चाहिए। देखो 100% सवाल पे हमें गिवन है कितना 2910, हमें चाहिए 36% की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 29.1, हमें चाहिए 36 की। ऑप्शन अगर मैं देख रहा हूँ तो 1047 1048, ये दोनों ऑप्शन काफी ज्यादा क्लोज हैं तो सॉल्व करना पड़ेगा। 36 एकम 36 कितने कैरी आएंगे 9, अब 36 9 में कितना होते हैं तो मुझे भी नहीं पता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 6 54 5 और 9 3 27 27 और 5 32 यानी 324, 324 तो ये हो गया और 3 कैरी और आई थी यानी 327। अभी कैरी कितनी आ जाएंगी 32, अब 36 दूनी होते हैं 72, 72 में मुझे कितना जोड़ना है 32, तो 7 30 10 और 2 और 2 4 यानी हो जाएगा 104। तो जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा यानी ये आ जाएगा 1047.6। बोला गया था डेसिमल पार्ट को अगर इग्नोर करना है तो 1047 लेंगे। अगर सवाल में ये नहीं बोलता कि डेसिमल पार्ट को इग्नोर नहीं करना है तो फिर आंसर 1048 हो जाता, क्योंकि 0.5 से बड़ी वैल्यू थी, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। सेम क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में था। नेक्स्ट सवाल, एक बेलन की हाइट अपने पास 20 सेंटीमीटर है और इसका लिटरल सरफेस एरिया या जिसको कर्ड सरफेस एरिया भी आप कह सकते हो 1760 है, तो इसका वॉल्यूम चाहिए। बेलन का कर्ड सरफेस एरिया लिटरल सरफेस एरिया होता है 2πr/h यानी 2π की वैल्यू 22/7। रेडियस हमें नहीं पता है लेकिन हाइट पता है 20 और जो एरिया है वो है 1760। सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पे 22 से कट जाएगा, 22 × 176 यानी 80 टाइम, 20 × 2 40 होते हैं, 40 से ये 4 टाइम कट जाएगा, 7 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी रेडियस आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। वॉल्यूम पूछा है, सिलेंडर या बेलन का वॉल्यूम होता है πr² यानी 22/7 × r² मतलब 28 × 28 × h, और h कितना है अपने पास 20। इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे रेड कलर मिसिंग है ना, शायद ये है रेड कलर। देखो 7 से काटेंगे इसको 4 टाइम। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखो लास्ट में 0 आ रहा है, तो 0 तो लास्ट में आना चाहिए, कंपलसरी है। ये देखो कितना इजी हो गया चीजें, सिर्फ एक ही ऑप्शन था लास्ट में 0, तो क्यों हम ज्यादा दिमाग लगाएंगे, नहीं लगाएंगे ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इन चीजों को अप्लाई करो। राज है 1200 रुपए को अपने 3 मित्र हैं उनको 2 1 3 के अनुपात में बांटता है। सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना, सबसे बड़ा हिस्सा क्या है 3 यूनिट है, इसका 3 गुना यानी 9 यूनिट, और सबसे छोटे हिस्से का डबल, सबसे छोटा हिस्सा 1 है, 1 का डबल यानी 2 यूनिट। तो क्या बोला था, सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना और सबसे छोटे हिस्से के दुगने के योग के बराबर धनराशि ज्ञात करनी है, यानी 9 और 2 11 यूनिट की वैल्यू हमसे सवाल में पूछी है। देखो हमें पता था 3 और 1 4 2 6 यूनिट, 6 यूनिट सवाल में था 1200 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 200। हमसे 11 यूनिट की वैल्यू पूछी है तो 11 दूनी कितना आ जाएगा 2200 रुपये। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। बोले एक दुकानदार ने एक वस्तु को 5000 रुपये मूल्य अंकित किया और 20 15 और 10% की छूट दी, तो विक्रय मूल्य क्या है।
देखो यार इस चीज को ना एक और जैसे मैं बता रहा हूँ तो उस तरीके से भी बनाया जा सकता है। एक तो चलो मेथड वन तो ये हो गया अपना क्या कि 5,000 रुपये का कोई सामान था, 20% का डिस्काउंट दे दिया, 1/5 तो 4/5 में बेच दिया। फिर 15% का डिस्काउंट था यानी 3/20 तो कितने में बेच देगा, 17/20 में। फिर 10% का डिस्काउंट था यानी 9/10 में बेच दिया। लेकिन यार इसको और आसान बनाया जा सकता है। कैसे, देखो हमें पता है कि डिस्काउंट हमारे पास 20, 15, 10 है। कोई सा भी एक डिस्काउंट ले लो आप, जैसे मैं इसको ले लेता हूँ लास्ट 10% वाला, 10% का डिस्काउंट है यानी 10 से 9 में बेचूंगा। तो मैं कह सकता हूँ जो आंसर है वो 9 का मल्टीपल आना चाहिए। ये एमपी है और ये एसपी का रेशो है, यानी आंसर है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 का मल्टीपल देखते हैं ना, 7, 2, 9 और 5 14 नहीं हो सकता। यहाँ ये 9 का मल्टीपल नहीं है, 8, 2, 10 आ रहा है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, 3 और 6 9, यही ऑप्शन हो गया। अगर इससे नहीं बात बनती तो आप 15% होता है 3/20 तो 17 का मल्टीपल देख सकते थे। तो मल्टीपल से भी आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, मल्टीपल से ये चीज़ भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जब ऐसा ही कर रहे हैं कि टाइम बचाना है तो फिर इन चीज़ों का भी यूज़ करना पड़ेगा। 12 संख्याओं का एवरेज 48 है। देखो इस टाइप का सवाल ना पहले एसएससी बहुत ज़्यादा पूछता था, बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछता था ये, और ये थोड़ा अच्छा सवाल भी बनता है। अभी नहीं, कम पूछा जा रहा है लेकिन वापस पुराने क्वेश्चन उठा रहा है। 12 संख्याओं का एवरेज 48 है। बोल रहे पहली 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो 45 है, एंड अगली 4 संख्याएं हैं उनका एवरेज 52 है। और आगे बोला गया है 10वें, 11वें और 12वें नंबर के बारे में। क्या बोला गया है कि जो 10वीं संख्या है वो 11वीं संख्या से 10 कम है। 11वीं संख्या से 10 कम है, अगर 11वीं संख्या x है तो ये x - 10 हो जाएगा। और 12वीं संख्या से 5 ज्यादा है, 10वीं संख्या है 12वीं संख्या से 5 ज्यादा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 12वीं संख्या से 5 कम होगी, तो इसमें से और 5 कम करोगे तो x - 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वही मैंने यहाँ पे लिखी है। अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या था, 12 नंबर का जो एवरेज 48 था ये तो अपन को स्टार्टिंग में दे दिया ओवरऑल। 5 नंबर का 45 था, तो ओरिजिनल 48 था, यहाँ पे 45 है। कितने का डेविएशन है, 3 का डेविएशन है माइनस में, कितने नंबर पर, 5 पर, तो सम में -15 की कमी हो गई। यहाँ पे सम ज्यादा है, 52 है, मतलब एवरेज ज्यादा है 52। एवरेज से कितना ज्यादा है, 48 से 52 कितना ज्यादा है, 4 यूनिट ज्यादा है। कितने नंबर पर, 4 नंबर पर। तो मैं कह सकता हूँ ओवरऑल जो डेविएशन आ रहा है वो कितने का आ रहा है, ये हो जाएगा प्लस का 16 और ये हो जाएगा माइनस का 15, यानी ओवरऑल जो डेविएशन आ रहा है +1 आ रहा है। इस +1 के डेविएशन को आप कहाँ एडजस्ट करोगे, इन सब नंबर्स में। यानी मैं कह सकता हूँ 10वें, 11वें और 12वें नंबर का अगर मुझे सम निकालना हो, 10वें, 11वें और 12वें नंबर का मुझे सम निकालना हो तो क्या आएगा। देखो सब नंबर का एवरेज 48 था, तो हर कोई नंबर 48 48 48 तो होगा, तो सम आ जाएगा 48 × 3। पर चूंकि ये +1 यहाँ पे ज्यादा आ गया था तो इसके डेविएशन को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये बैलेंस हो पाएगा ना। ठीक है, तो 48 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 8 तिया 24, 144 - 1, तो ये हो जाएगा 143। ठीक है, यानी यहाँ पे हम अगर सम निकाल रहे हैं तो तीनों का सम निकाल सकते हैं। हमसे पूछा क्या है सवाल में, सवाल में पूछा गया है कि 11वें और 12वें नंबर का एवरेज हमें बताना है। ठीक है, 11वें और 12वें नंबर का एवरेज बताना है। इसका मतलब है कि 2x - 15 बटे 2 करना है। तो मैं कह सकता हूँ 2 से डिवाइड कर देते हैं ना डायरेक्ट, यानी ये आ जाएगा x - 7.5। x हमें चाहिए होगा, और यहाँ में हमें पता था कि तीनों का जो सम 143 है, और तीनों का अगर मैं सम देख रहा हूँ तो ये आएगा 3x और -25, तो ये -25 है, इधर जाके +25 हो जाएगा। 14 और 2 16, ये 168 हो जाएगा। x यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15 और 1 3 6 18, 56 आ गया। तो 56 में से 7.5 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, 56 में से अगर 8 जाता तो 48 होता, लेकिन 0.5 जाता तो 48.5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। एक चीज़ और समझा देता हूँ, यहाँ पे हो सकता है ये जो 1 वाला कॉन्सेप्ट है ना, या कुछ लोगों को समझ नहीं आया हो। हमने यहाँ पे 1 क्यों माइनस किया, ये वाला 1, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पहले नंबर्स थे ना वो एवरेज से 1 ज्यादा लेके जा रहे थे। अगर ये 1 ज्यादा लेके जा रहे थे, इसको एडजस्ट बाकी बचे नंबर ही तो करेंगे, इसलिए हम माइनस करते हैं। फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे ध्यान रख लो, अगर ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, अपोजिट साइन। नेक्स्ट सवाल है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, काफी बार ये एसएससी ने पूछ भी लिया है। हम इसका यहाँ पे रेसिलाइजेशन करेंगे, यानी 1 + sin थीटा से मल्टीप्लाई और 1 + sin थीटा से भाग। ठीक है, ये सारा रूट के अंदर, ये इसको और आगे बढ़ा देते हैं। ऊपर a + 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो बाहर से 1 + sin थीटा आ जाएगा। नीचे बनेगा a + b a - b, यानी 1 - sin स्क्वायर थीटा जो कि cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और रूट निकालोगे तो cos थीटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा cos थीटा। 1/cos sec होता है और sin बटे cos tan होता है, यानी इसका आंसर है वो आ जाएगा sec थीटा + tan थीटा।
नेक्स्ट सवाल इसको सॉल्व करना है। एक तरीका है कि वैल्यू पुटिंग कर दो, बट बेसिक से भी इजीली बन जाती हैं कभी कभी चीज़ें, क्योंकि ये सवाल भी एसएससी ने पहले पूछा गया है। देखो यार, इतने मैंने पीवाईक्यू में आपको करवाता हूँ, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करवाता हूँ, तो पता चल जाता है देख के कि ये सवाल पूछ चुका है एसएससी। साइन थीटा कॉमन ले लो यहाँ से, साइन थीटा कॉमन लोगे तो बाहर तो क्यूब निकल के आएगा, यानी साइन क्यूब थीटा निकल के आएगा। यहाँ पे बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना कि यार आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो फिर एक कॉन्फिडेंस रहता है। यहाँ से कॉस थीटा अगर कॉमन लोगे तो बाहर क्यूब निकल के आएगा, ये आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये है 1/10 थीटा और माइनस में है सेक स्क्वायर थीटा। अब मुझे एक चीज बताओ, कितने लोगों को पता है क्या 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है किसके, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। हालांकि नहीं पता है तो सिंपली भी लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख दो तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। बट ये पता होना चाहिए, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो सारी चीजें पता होनी चाहिए। साइन क्यूब बटे कॉस क्यूब, tan क्यूब आएगा और नीचे tan है तो यह आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आएगा, जो कि 1 आएगा, यानी ओवरऑल आंसर हो जाएगा अपना -1। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि अगर t की वैल्यू 2/5 है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 2/5 का यहाँ पे क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125 प्लस 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 5 का क्यूब 125 प्लस ये है 9/5 इंटू टी, और टी की वैल्यू है 2/5। देखो यहाँ भी 125 है, यहाँ भी 125 है, तो यहाँ भी 125 ही बना लेते हैं ना, यानी 1 1 5 ऊपर नीचे और लगा दो तो सब जगह 125 एलसीएम आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो, ये है 8, ये है 27 प्लस ये कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 और 18 पे 90, 9 और 2 11, यानी 110 और 117 और 8 125, 125 बट 125 आ गया, यानी ये हो जाएगा 1। हो सकता है ये कोई आइडेंटिटी भी बन रही हो, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट अब तो सॉल्व कर ही लिया है हमने। देखो नेक्स्ट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, और अगर जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था ना तो मैंने आपको बोला था, टेलीग्राम से ही मैंने ये कॉमेंट उठाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पोस्ट डाली थी मैंने 9 सितंबर 2024 को टेलीग्राम पे, और यूट्यूब कम्युनिटी में लगभग 1 साल पहले पोस्ट डाली थी, और टेलीग्राम पे तो 9 सितंबर को ही डाली थी कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है यहाँ पे आपको ये दिख नहीं रहा हो क्वेश्चन क्या है, तो आप टेलीग्राम पे जाके देख लेना 9 तारीख की शिफ्ट में। कॉन्सेप्ट क्या था कि इस तरीके से था कि अगर कोई सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ आपको स्पीड गिवन हो, बाकी कुछ नहीं गिवन हो, जैसे मान लो यहाँ पे मुझे 5 और क्या मान लेता हूँ, 5 नहीं, इस तरीके से मानते हैं 6 और 8 स्पीड गिवन है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं सेम डायरेक्शन में जाता हूँ या अपोजिट डायरेक्शन में जाता हूँ, अगर मैं सेम डायरेक्शन में जाता हूँ तो सबसे पहले जो भी स्पीड गिवन है ना, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं हम, तो 3:4 आएगा। अब अगर मैं सेम डायरेक्शन में जाऊंगा तो मैं एक बार पूरा राउंड लगाने में कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पर मिलूंगा, तो इन दोनों का डिफरेंस 4 - 3 1, ठीक है। और अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में जाता हूं तो कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पर मैं मिलूंगा, 3 + 4 यानी 7। यही वाला कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो अब इसको यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, या एक काम करते हैं, इसको उठा के कहीं और पटक देता हूँ। एक सेकंड, क्या हो गया ये, रुको यार 1 मिनट, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन पूछा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया कि m और n एक सर्कुलर ट्रैक में चल रहे हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं एक दूसरे के। 5 AM पर वो स्टार्ट करते हैं। m और n इनकी जो स्पीड है, देखो यहाँ पे चक्कर पर घंटे दे रखी है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये 5 चक्कर चलता है 1 घंटे में, ये 2 चक्कर चलता है 1 घंटे में, और क्या बोला गया है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, विपरीत दिशाओं में चलते हैं। तो पूछ रहा है कि 6:30 बजे से पहले वो कितनी बार एक दूसरे को मिल चुके होंगे। देखो डायरेक्ट इनकी स्पीड का रेशियो निकाल लो, क्या आ जाएगा 5 चक्कर पर यूनिट, तो चक्कर पर यूनिट निकाल लो। ये 5 चक्कर चलता है, ये 2 यूनिट चलता है, तो ये हो गया स्पीड का रेशियो। बोला गया कि अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, और अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है आपको, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो ये एक राउंड में या एक चक्कर में ये कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पर मिलेंगे, एक चक्कर में मिलेंगे ये 5 और 2, मैंने बताया था a + b, चलो उस तरीके से लिख देता हूँ, 5 + 2 यानी ये 7 टाइम मिलेंगे एक चक्कर में। हमसे पूछ रहा है कि 5 बजे ये चले और 6:30 बजे तक ये कितने बार मिल चुके होंगे। ये जो मैं 7 टाइम चलाऊं, ये कितने आवर में चलाऊं, 1 आवर में, यानी मैं कह सकता हूँ 1 घंटे में मैं 7 टाइम अगर ये मिले, हमें 1.5 घंटे का निकालना है ना, क्योंकि 5 से 6:30 मतलब 1.5 घंटे का, तो 1.5 आवर में कितने चले होंगे। अगर 1 घंटे में अपने पास 7 चले हैं तो आधा घंटे में और कितना चल लेंगे, 3.5 चक्कर और, लेकिन 6.5 को तो काउंट करना ही नहीं है, क्योंकि हमें मिल तो तभी पाएंगे ना जब पूरा होगा। तो 10.5 आ रहा है, तो एग्जैक्टली मिलेंगे तो 10 टाइम ही, क्योंकि आधा कैसे मिलेंगे, तो 10 टाइम ये मिल पाएंगे, 10 टाइम, ठीक है।
तो 10 इसका सही आंसर हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो सर्कल है अपने पास C1 C2, तो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। आपको पता है एक्सटर्नली टच करते हैं और हमसे पूछा होगा यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, या जिसको कॉमन टेंजेंट भी बोल देते हैं। ये होता है 2√R1 R2। एक की रेडियस 16 है, एक की रेडियस 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना, देखो 16 का 4 हो जाएगा, 8 को 4 गुना 2 लिख सकता हूँ, तो 1 4 का 2 हो जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौके 8 और 8 दूनी 16, यानी 16√2 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बोला गया कि x + 1/x की वैल्यू 15 है, तो इसकी वैल्यू बता दो। ऐसा सेम सवाल PYQ में पूछा गया है, इसीलिए बोलता हूँ कि यार PYQ आपने इतने लगा लिए ना, तो देख के ही पता चल जाता है कि क्वेश्चन पूछा है या नहीं। और अगर जब देखते ही आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन हम बना चुके हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आता है। क्या अप्रोच भी पता होती है आपको। यहाँ पे आप x से डिवाइड कर दो ऊपर, x से नीचे डिवाइड कर दो। जब x से डिवाइड करोगे तो ऊपर बचेगा 7x, और देखो ये लास्ट में तो चलो ऐसे ही रहने देते हैं, यार ये हो जाएगा -9 और ये क्या हो जाएगा 7/x डिवाइड बाई, यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो x, ये हो जाएगा 1, ये 1/x। अब हमें x + 1/x गिवन है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 7 में कॉमन ले लूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास बचेगा यहाँ से x और यहाँ से 1/x जो कि 15 है, माइनस में 9 था। यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू 15 है और माइनस में 1 है। 15 संते होते हैं 105, 105 - 9 तो कितना आ जाएगा ये 105 में से अगर 10 जाता तो 95, तो ये आ जाएगा 96, और 15 - 1 14। इसको काट लो, 2 से ये 48 टाइम कट जाएगा, 2 से ये 7 टाइम, तो 48:7। इसीलिए बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर भी आपने लगा लिया ना, तो आप अच्छे मार्क्स कर लोगे। 1-2 क्वेश्चन रह जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, जरूरी नहीं है रैंक 1 लाने के लिए भी आपको 30 में से 30 करने हैं। In which of the given year was the production of B-type refrigerator closest to its average production over the given year? कौन से ऐसे साल है जिसमें B का जो एवरेज के इक्वल है प्रोडक्शन, तो हमें B का एवरेज चाहिए होगा। अब देखो एवरेज निकालने के अपने पास 2 तरीके हैं, या तो सम कर दो और डिवाइड कर दो नंबर से, या फिर इसमें डेविएशन भी लगा सकते हैं। मैं डेविएशन ही लगा रहा हूँ। देखो 1800 से लेकर 1960 तक चीजें जा रही है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका एवरेज 1900 मैंने मान लिया, ठीक है। अब देखना पड़ेगा डेविएशन, तो यहाँ पे देखो 1800 है, इधर ही लिख दो क्या, -100 का डेविएशन है, यहाँ पे 1890 है, 10 का डेविएशन है, यहाँ पे +10 का डेविएशन है, यहाँ पे +40 का है, और यहाँ पे कितना है +60 का है। इसको हमें सॉल्व करना है। देखो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, -10 और +10 तो ठीक है। इसके बाद 60 और 40 100 है, इससे ये 100 कैंसिल हो गया। वाओ, देखो सब कुछ ही कट पिट गया, यानी डेविएशन ही कुछ नहीं आया, मतलब इसका एवरेज 1900 हो गया। तो हमसे पूछा है कौन से साल में 1900 के आसपास चीजें है, तो थोड़ा ऑप्शन का भी यूज करना पड़ेगा। देखो अगर 1900 एग्जैक्ट 1900 तो किसी में नहीं है, तो 1900 के आसपास देखना पड़ेगा। अब 1900 के आसपास या तो 1900 से कम होगा या 1900 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1890 है, 10 कम है 1900 से, और यहाँ पे 1910 है, 10 ज्यादा है, बाकी तो दूर है ना। सबसे क्लोजेस्ट तो यही दोनों हो गए, यानी 2012 और 2013 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी कभी चीजें आती हैं। ओनली 2012 मत लगा देना, क्योंकि ऑप्शंस को भी देख लो, एक से ज्यादा ऑप्शंस भी यहाँ पे हैं। सेम क्वेश्चन हिंदी में है। इसके बाद है एक त्रिभुज है जिसमें 3 एंगल्स हैं 17, 13, 15 के अनुपात में, तो इन तीनों कोनों में सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच डिफरेंस क्या होगा। देखो अगर इन सबका सम की मैं बात करूं तो 17, 13, 30 और 15 45 यूनिट हो गए। 45 यूनिट की वैल्यू 180 डिग्री है। कितना गुना है ये, 4 गुना। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे में डिफरेंस, सबसे बड़ा है 17, सबसे छोटा है 13, तो डिफरेंस कितना है 4 यूनिट का। तो 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 16 डिग्री। ऑप्शन नंबर पहला। बोला गया है दिस एंड दिस इज इक्वल टू 17 और थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन से बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखो बोला गया कि थीटा 0 से 90 के बीच में हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 90 भी इंक्लूडेड है। देखो अगर मैं 90 लेता हूँ, ऑप्शन सबसे पहले 90 लूंगा, तो आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा कॉट 90, और कॉट 90 क्या होता है कॉस 90 बटे साइन 90, ठीक है। अब चूंकि कॉस 90 तो 0 होता है, तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, और कॉसेक 91 होता है, तो 17 नहीं आएगा, सिर्फ 2 ही आ पाएगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसको खत्म करते हैं। अगर मैंने 45 रखा, तो आपको पता है कॉसेक 45 √2 होता है, स्क्वायर करूंगा तो √2 का 2, तो 2 गुणा 2 4, प्लस कॉट 45 1 होता है, तो ये 3 आ जाएगा, तो 7 ही आ रहा है, जबकि ये 17 है, ये भी नहीं होगा। 30 ट्राई कर लेते हैं। कॉसेक 30 क्या होता है 2 होता है, और स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू कॉट 30 क्या होता है √3, स्क्वायर करूंगा तो 3, तो 3 3 9 और 2 चौके 8, 9 और 8 17 हो रहे हैं। ये सेटिस्फाई कर गया, इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है शिफ्ट का। बोला कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करने पर एक निश्चित धनराशि 14 ईयर में स्वयं की 7 गुना हो गई।
इसका मतलब क्या है, देखो मान लो प्रिंसिपल अपने पास 1 यूनिट था, अभी आफ्टर 14 ईयर जो पैसा है वो खुद का 7 गुना हो गया, यानी अमाउंट अभी कितना हो गया, 7 हो गया। कितने साल में, 14 साल में। तो मैं कह सकता हूँ 14 ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट आया है मेरे पास, पहले प्रिंसिपल 1 था, अमाउंट 7 हो गया, तो 6 यूनिट आया है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है इसी रेट पर स्वम का 18 टाइम होने में कितना टाइम लगेगा। देखो अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल तो एक ही है, अभी मुझे चाहिए ये 18 गुना हो जाए। तो 14 साल में 6 गुना हुआ था, तो 18 गुना होने के लिए देखो 1 से 7 हुआ तो ब्याज आया अपने पास कितना, 6 यूनिट। अगर 1 से 18 होगा तो ब्याज चाहिए मुझे कितना, 17 यूनिट। ये 17 यूनिट क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट। चूंकि 14 साल में 6 यूनिट मेरे पास इंटरेस्ट आया था, मुझे 17 यूनिट इंटरेस्ट चाहिए। ऐसा ही बराबर पीआरटी अपन 100 से भी निकाल सकते थे, रेट निकाल सकते थे, बट जरूरत नहीं है। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, यानी 6 यूनिट की वैल्यू 14 साल है तो 1 यूनिट की वैल्यू 14/6 हो जाएगी, जिसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2 7 14 और 2 3 6 7/3 आ जाएगा। हमें चाहिए 17 यूनिट की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 17 7 119/3। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 बचेंगे 2 29 हो जाएगा, 3 नाम 27, फिर 2 बचेंगे 20, 3 6 की 18, फिर 2 बचेंगे 20, 3 6 की 18, यानी लगभग 39.66 ईयर आ रहा है, जिसको अप्रोक्सीमेटली मैं 39.67 लिख सकता हूँ, क्योंकि ऑप्शन में 67 था। उम्मीद कर रहा हूँ पूरे 25 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और इस शिफ्ट में कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं और कुछ कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताए। ठीक है, बाकी आपको सॉल्व पीडीएफ चाहिए तो मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद @freakedu टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। ठीक है, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। अभी एक्चुअली शायद कोई ज्वाइन भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। अगर सेशन पसंद आता है तो शेयर करना, ठीक है, क्योंकि मेहनत तो काफ़ी लग रही है।